बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाकिर महबूब। ऑडिट, टैक्स और अकाउंट्स के प्रोफेशन से मैं 2005 से मुंसलिक हूँ और करंटली एक कंपनी में मैं एज ए मैनेजर टैक्स और पेबल के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है जी इनकम टैक्स रिटर्न पेंशनर्स के लिए कि एक पेंशन इनकम वाला पर्सन जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करेगा। पेंशन इनकम के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस में मैंने पेंशन रिटर्न के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन की थी, लेकिन वो चूंकि ओल्ड पोर्टल पे थी और अभी पोर्टल का जो डिज़ाइन है या उसकी जो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि वो सारी डिटेल्स कवर करूँ और उस वीडियो में जो डिटेल मिस हो गई हैं अगर, तो वो भी इस आज की वीडियो में उसको कवर कर लूँ। पेंशन इनकम रिटर्न जो है वो बहुत इजी रिटर्न है और एक आम बंदा भी अगर उसको डिटेल से समझ ले तो उसको बहुत आसानी से कर सकता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो आप दो कैटेगरीज में हो सकती हैं। अगर आप ऐसे यूज़र हैं जो फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनके लिए एक जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा, और जो ऐसे यूज़र है जो पहले रिटर्न फाइल करते रहे हैं और अभी करंट ईयर 2022-23 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट होगा। फ़र्क दोनों में ये है कि जो यूज़र फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा है उनको जो तरीका होना चाहिए वही होना चाहिए कि सबसे पहले वो अपने एसेट्स को अकाउंट फॉर करें और जितने भी एसेट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। एसेट्स की डेफिनेशन एक सिंपल लेमैन के लिए ये हो सकती है कि एक ऐसी चीज़, ऐसी फिजिकल एग्जिस्ट करने वाली चीज़ जो आप कहीं पे सेल करते हैं तो आपको वो इन रिटर्न कुछ मनी दे जाती है, इन रिटर्न आपको कुछ पैसे दे जाती है, तो वो आपके लिए एक एसेट है। वैसे अकाउंटिंग में डेफिनेशन डिफरेंट है लेकिन एक आम लेमैन के लिए ये हो सकती है जो मैंने अभी आपको बताई। टैक्स के लिए इस डेफिनेशन की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब भी आपके पास कहीं से मनी इनफ्लो होता है, यानी पैसे आते हैं आपके पास और वो आपकी रिटर्न में डिक्लेयर्ड नहीं है, या जो आप सोर्स डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे आपकी पेंशन है, उस पेंशन के अलावा कोई पैसे हैं और वो आपके पास आते हैं, अगर तो वो कैश में आते हैं और अकाउंट फॉर नहीं होते तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो अकाउंट फॉर होते हैं और उन्हीं पैसों से आप कोई और एसेट खरीदते हैं, कोई और चीज़ खरीदते हैं जिसको आप डिक्लेयर करते हैं या आपको डिक्लेयर करना पड़ जाता है, तो उसका सोर्स जो है वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिंपल क्राइटेरिया ये ज़हन में रख लें कि जिस भी चीज़ को सेल करके आप कुछ रकम आपके पास आ सकती है, कुछ पैसे आपके पास आ सकते हैं, उसको डिक्लेयर करना चाहिए आपको, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो और कोई ऐसा एसेट आप बनाते हैं अगर उस पैसे से, तो वो आप एक्सप्लेन ना कर सकें। इस सिचुएशन से बचने के लिए ये ज़हन में रख लें कि ये चीज़ें ये सिंपल डेफिनेशन आप ज़रूर कंसिडर करें। अब एसेट्स की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? जैसे कैश है जी, व्हीकल्स हैं, कार, मोटरसाइकिल जो भी है हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स, एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जिनसे समटाइम्स जो है वो आपके पास सब्सटेंशियल मनी आ जाती है और जिससे आप कोई और चीज़ भी खरीद सकते हैं। या इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, कोई आपने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या प्राइस बॉन्ड्स हैं आपके पास, तो वो भी आपका एसेट है। इसके अलावा आपने अगर किसी को लोन दिया हुआ है, कर्ज़ा किसी को दिया हुआ है, तो वो भी आपका एसेट है। बैलेंस, बैंक बैलेंस जो होता है आपका, अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो भी आपके एसेट हैं। इसके अलावा गोल्ड है, ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल्स हैं। अब गोल्ड ज्वेलरी में आपके वो एसेट्स भी आएंगे जो आपके डिपेंडेंट्स के पास हैं और उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, और इसके अलावा वो अपनी रिटर्न भी फाइल नहीं करते, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पास जो एसेट्स हैं उनके लिए भी। इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स हो सकते हैं, महंगे महंगे कीमती पत्थर होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स हो सकते हैं कि आपने जानवर रखे हुए हैं जिनको आप सेल करें अगर, तो आपको वो इन रिटर्न मनी आ सकती है आपके पास। इसके अलावा हथियार हो सकते हैं, आर्म्स, पिस्टल, गन वगैरह। इसके अलावा लैंड, प्लॉट, हाउस। इसके अलावा एसेट्स ऑन अदर्स नेम में ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास एक गाड़ी है और आपने अभी तक वो ट्रांसफ़र नहीं कराई हुई और वो आप उसके ओनर नहीं हैं लेकिन वो आपने परचेज़ की हुई है, तो वो आपके एसेट्स ऑन अदर्स नेम्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चों पे जो नाम पे आपने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है तो वो हो सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं आपके। जॉइंट बैंक अकाउंट्स के केस में दो सिचुएशन हो सकती हैं कि एक ये सिचुएशन हो सकती है कि आपने जॉइंट अकाउंट ऐसा बनाया हुआ है जिसमें दूसरा जो ओनर है वो आपका डिपेंडेंट है और उसका कोई इनकम सोर्स नहीं है,
तो उस केस में जो जॉइंट अकाउंट का बैलेंस है वो एक्चुअली होता आपका है, सिर्फ राइट्स यूज के जो होते हैं वो दोनों के पास होते हैं कि आपका जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है वो भी आपके अकाउंट को यूज कर सकता है और डिफरेंट कंडीशन उसकी हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये एसेट्स में कंसिडर होती हैं। ये एक थोड़े से मैंने एक आपके लिए एग्जांपल के लिए बता दी हैं चीज़ें, ये सारी एसेट्स हो सकती हैं। तो अब जो जो पर्सन फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा हो उसको चाहिए कि ये सारी चीज़ें पहले अकाउंट फॉर कर लें और इनकी वैल्यूएशन ले लें कि इनकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। ऐसे एसेट्स जो आपने करंट ईयर में नहीं खरीदे, करंट ईयर से मतलब जुलाई 2022 से जून 2023, इस दौरान आपने नहीं खरीदे बल्कि पहले से आपके पास मौजूद थे, तो उनकी डिक्लेरेशन जो है वो सेपरेट होगी। और जो करंट ईयर में चीज़ें परचेज की हैं आपने उनकी डिक्लेरेशन सेपरेट होगी। जे जब मैं रिटर्न के ऊपर जाऊंगा, आईरेस के ऊपर मैं आपको फाइलिंग भी बताऊंगा, तो ये पॉइंट भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस तरह की चीज़ें जो है जो आपकी प्रीवियस ईयर से परटेन करती हैं, आप ऑलरेडी उनके ओनर थे, यानी जुलाई 2022 से पहले से आपके पास थी, तो उनको डिक्लेयर कहाँ पे करना है और जो करंट ईयर की परचेजेज हैं एसेट्स की वो कहाँ पे डिक्लेयर करनी है। तो आज के टॉपिक में ये दोनों पर्सन में कवर करूंगा, दोनों तरह की रिटर्न्स में कवर करूंगा कि एक ऐसा पर्सन जो फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा है और एक ऐसा पर्सन जो एग्जिस्टिंग रिटर्न फाइलर है और उसने पिछले साल भी रिटर्न फाइल की हुई थी और करंट ईयर की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से फाइल करना है। तो चलते हैं रिटर्न की तरफ। एक पेंशन जो है वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स अकॉर्डिंग टू सेकंड स्केड्यूल, जिसकी हेडिंग है एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशन पार्ट वन, एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। उसमें ये मेंशन है और ये मैंने अपना जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये लॉ में रीड करके भी बताया है कि ये लॉ में क्या लिखा हुआ है वन पेंशन के लिए। तो इस चीज़ को मैं अब डिस्कस नहीं करता, हम सीधा जाते हैं पोर्टल के ऊपर। पोर्टल में आपने लॉगिन कर लेना है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपने जाना है डिक्लेरेशन के पोर्शन में, और डिक्लेरेशन के पोर्शन में आप अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा रिटर्न फॉर्म जो है वो आपने सबमिट कराना है। तो डिफरेंट रिटर्न फॉर्म्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिसमें सैलरी रिटर्न, इंडिविजुअल के लिए सैलरी रिटर्न, इंडिविजुअल विजिट वाला ऑप्शन है, नॉर्मल रिटर्न है, विजिट वाला ऑप्शन है, इसमें नॉर्मल रिटर्न इसको आप छोड़ दें क्योंकि विजिट में चीज़ें सारी जो हैं वो सामने नहीं आ रही होती हैं और उसको इजीली देखना और रिकंसाइल करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सेकंड ऑप्शन में चले जाएं, यहाँ पे रिटर्न और स्टेटमेंट ओरिजिनल में। अब सैलरी रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ पेंशन होल्डर हैं। सैलरी रिटर्न के लिए आपके पास सैलरी भी हो और पेंशन भी हो तो आप सैलरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी आप रिटायरमेंट के बाद कोई और जॉब कर रहे हैं और आपके पास सैलरी भी आती है तो ये रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। रीज़न ये है कि जब सैलरी की रिटर्न आप पेंशन के लिए खोलते हैं तो रिटर्न सबमिट नहीं हो पाती जब तक आप सैलरी की अमाउंट नहीं डालते, वैल्यू नहीं डालते। तो इसको आप छोड़ दें और सिंप्लीफाइड रिटर्न ट्रेडर नहीं करनी है आपने, ये नॉर्मल रिटर्न जो है ये आप इसको स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आप ईयर यहाँ पे लिखेंगे जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 का जो टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर 2023 है। ये जब आप यहाँ पे 2023 लिखेंगे तो नीचे पीरियड ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 जो है वो शो हो रहा है, इसको आप सेलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला काम ये करें कि आप इसको इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न कर लें डाटा, ताकि आपके पास प्रीवियस ईयर का डाटा यहाँ पे आ जाए। अच्छा, रिटर्न सब फाइल करने से पहले एक और चीज़ है जिसको देखना ज़रूरी होता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। सेव ना भी करें वैसे ही अगर आप बंद करते हैं तो ये जो भी डाटा यहाँ पे होता है वो सेव हो जाता है। सबसे पहले आप जाएं MIS में, ये कॉर्नर के ऊपर टॉप पे बना हुआ है MIS को क्लिक करके एक दफ़ा इंफॉर्मेशन सेंटर को भी व्यू कर लें कि वहाँ पे आपका क्या का डाटा शो हो रहा है। इसको चेक करना ज़रूरी होता है। अगर समटाइम ऐसे भी होता है कि आप चीज़ें भूल जाते हैं लेकिन यहाँ पे FBR के रिकॉर्ड में ये डाटा आ रहा होता है, तो इस डाटा को ज़रूर देखा करें। ये पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन जहाँ पे बने हुए हैं। पेमेंट डिटेल्स में जाएं और इसको अगर आप पीरियड दे के करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये पेमेंट डेट फ्रॉम टू और टू के में आप अपनी डेट की रेंज दे दें तो आपका रिलेवेंट डेटा आ जाएगा। मैं ये करता हूँ कि इसको मैं विदाउट एनी क्राइटेरिया दिए यहाँ पे सर्च करता हूँ और जितनी भी इंफॉर्मेशन आए उसको व्यू कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर
तो MIS में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी करंट ईयर से रिलेटेड शो नहीं हो रही। ये कोई एक प्राइस बॉन्ड की विड्रॉल है, प्राइस बॉन्ड कोई ड्रॉ में निकला है और ये 2017 का है, यहाँ पे टैक्स ईयर आ रहा है 2017 2018। तो MIS में कोई भी ऐसा डाटा नहीं है। का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन MIS से हमें नहीं मिल सकती। तो ये यहाँ पे आप जब सर्च करते हैं तो आपका ये फुल डाटा यहाँ पे शो होता है और इसमें टैक्स ईयर वाइज डिटेल आ रही होती है कि किस टैक्स ईयर में क्या चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे इस वर्किंग को निकाल के आप ज़रूर कंसिडर किया करें। ठीक हो गया, हम चलते हैं जी रिटर्न की तरफ। वापस इसको बंद किया। अच्छा, अब रिटर्न चूँकि हमने पहले स्टार्ट की हुई थी तो इसलिए अब दोबारा से रिटर्न नए सिरे से नहीं आप स्टार्ट कर सकते। जो आप रिटर्न स्टार्ट कर देते हैं वो ड्राफ्ट में सेव रहती है जब तक आप रिटर्न को सबमिट नहीं करते। तो ये ड्राफ्ट को क्लिक करें और ड्राफ्ट में ये डिक्लेरेशन हाईलाइटेड है और ये नीचे आपकी रिटर्न आ रही है। इसको एडिट करने के लिए ये जो पेन बना हुआ है लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, इसको क्लिक करें तो ये आपकी दोबारा से रिटर्न ओपन हो जाएगी जो आपने ऑलरेडी स्टार्ट की थी। एक दफ़ा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर का डाटा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे सैलरी वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं है क्योंकि जिस पर्सन की मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये एक पेंशन होल्डर है और इनकी पेंशन के अलावा कोई और इनकम नहीं है। तो ये सारा डाटा अपने जो सैलरी का पोर्शन है ये लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है वो आपके मेन मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। इसमें सैलरी के पोर्शन में आपने कुछ नहीं करना, इसके अलावा प्रॉपर्टी के पोर्शन में कुछ नहीं करना, बिजनेस के पोर्शन में आपका कोई लिंक नहीं है, कैपिटल गेन्स अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। आप सीधा चले जाएंगे अदर सोर्सेज में और यहाँ पे क्लिक करेंगे रिसीट्स और डिडक्शन को। जैसे ही आप रिसीट्स और डिडक्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपका पेंशन का पोर्शन है, एंड के ऊपर आ रहा है एन्युटी स्लैश पेंशन। तो यहाँ पे आपने डाल देनी है पेंशन इनकम। अच्छा, मेरी वर्किंग का तरीका ये है कि मैं जो भी रिटर्न फाइल करता हूँ उसके पहले एक्सेल में बना लेता हूँ और एक्सेल में मेरे पास जो कंपैरेटिव्स होते हैं वो भी आ रहे होते हैं कि पिछले टैक्स ईयर में क्या डाटा था। जैसे मेरे पास 2 सालों का ये डाटा अवेलेबल है 2020-21 में और 2021-22 में। इसमें आसानी ये होती है कि आप अपने जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं या बाकी डिटेल्स होती हैं उनको कंपेयर भी कर सकते हैं और उनमें जो वेरिएशंस होती हैं उनको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस जो हैं वो अगर कोई भी चीज़ एक्सपेंसेस के अलावा भी कोई सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो रही है तो उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड होता है एक्सेल में बना हुआ डिटेल जो होती है ये आपको हेल्पफुल होगी इन केस आपको अगर कभी क्यूरी आती है तो आपके पास ये जो ब्रेकअप होगा ये अवेलेबल होगा रेडीली और आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। क्योंकि टैक्स में जो क्यूरीज आती हैं वो नॉर्मली आप जैसे ही रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके साथ ही नहीं आ जाती बल्कि आपको 3 साल 4 साल बाद जो है वो एक पर्टिकुलर बारी चीज़ के बारे में रिटर्न के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो उस 3-4 साल बाद जो डाटा होता है उसको याद रखना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले एक्सेल में एक वर्किंग बना लें। ये मेरे पास एक फॉर्मेट मैंने एग्जैक्ट रिटर्न की तरह से ही बनाया हुआ है जिसमें मैं सारा डाटा जो है वो सेव कर लूँगा और अपने रिकॉर्ड के लिए मेमोरेंडम जो होगा मैं यहाँ पे बना लूँगा और हर चीज़ का ब्रेकअप डिटेल मेरे पास अवेलेबल होगी। इसके अलावा और इसकी बेहतर मैनेजमेंट ये हो सकती है कि आप एक प्रॉपर टैक्स की फ़ाइल बनाएं और उस फाइल में जो भी उस टैक्स ईयर से रेलेवेंट इनफ्लोज कैश के हों या आउटफ्लोज हों आपके एसेट्स के या एसेट्स के इनफ्लोज हों उनके जो एविडेंसेस हों उनको आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट करें और सेव रखें अपने पास। तो सबसे पहले जी एक्सपेंसेस का पोर्शन होता है। अब एक्सपेंसेस के पोर्शन में सबसे एंड पे वर्किंग करनी चाहिए जब आप अपने एसेट्स सारे जो हैं वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अकाउंट फॉर कर लें। क्योंकि एक्सपेंसेस में एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसको हर चीज़ को अकाउंट फॉर करना या हर चीज़ का याद रखना, छोटे छोटे एक्सपेंसेस भी होते हैं तो उनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना भी आपका डिफरेंस हुआ करे रिटर्न में वो आप एक्सपेंसेस के पोर्शन में डाल सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एसेट्स को अकाउंट फॉर करें। यहाँ पे जो उनके एसेट्स प्रीवियस ईयर आ रहे हैं वही एसेट जो हैं वो करंट ईयर में भी हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। सबसे पहले लैंड वगैरह का पोर्शन है। अब इसमें लैंड में जो चीज़ें आती हैं फाइल्स यहाँ पे शो हुई हुई हैं कि इनके पास कोई प्लॉट्स हैं और उनकी फाइल्स हैं तो ये यहाँ पे डिक्लेयर हो रही हैं। जो प्लॉट की फाइल्स होती हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट्स में भी शो कर सकते हैं क्योंकि फाइल जो होती है वो एक
तरह से एसेट तो होता है आपका, लेकिन आप की लैंड की ओनरशिप नहीं होती है। जस्ट आपके पास फाइल होती है। लैंड की ओनरशिप आपकी एज पर लॉ तब होती है जब आपके नाम के ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्री हो जाती है और आप उसके ओनर बन जाते हैं। तो लैंड उस केस में जो है वो आप लैंड वाले पोर्शन में, प्रॉपर्टी वाले पोर्शन में दिखाते हैं। ओके जी, इसके बाद बैंक अकाउंट्स के पोर्शन आ जाते हैं। बैंक अकाउंट्स में जो भी करंट ईयर में बैलेंसेस थे या इनके पास प्राइस बॉन्ड्स हैं, इनकी वैल्यूएशन जो थी वो शो हो रही है और उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो एसेट्स में ऑल टुगेदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे कैश में मूवमेंट है। कैश का जो करंट बैलेंस है ये 1.9 मिलियन था, 1.9 मिलियन से डिक्रीज हो गया 1.2 मिलियन रह गया। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसके बाद ये यहाँ पे रिकन्सलेशन का पोर्शन बना हुआ है। रिकन्सलेशन एग्जैक्टली उसी तरीके से है जैसे जो रिटर्न की रिकन्सलेशन होती है। इसके बाद इनकी जो पेंशन इनकम है करंट ईयर की, मैंने वो डाल दी। इसके अलावा जो एक बैंक अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट इनको मिला था वो मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो टोटल इनकम जो इनकी बनी इस साल की 6,10,000 है। ओके जी, इसके अलावा नीचे अगर चलते जाएं तो बाकी पोर्शन जो है सारा कंप्लीट हो चुका है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। अब जो नेट डिफरेंस रह गया मेरी रजिस्ट्रान में 1.3 मिलियन का है। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कंसिडर करने के बाद जितना आपके पास रिटर्न में डिफरेंस आ रहा है वो सारा आप डाल सकते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस में। ये मेरे पास फिगर आ रही है 13,56,928। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये यहाँ पे मेरा डिफरेंस वाला कॉलम है जो कि ज़ीरो हो गया है, यानी जितनी मेरी करंट ईयर की इनकम थी या जो मेरे एसेट्स में मूवमेंट हुई है वो सारे एक्सपेंसेस हैं। ये मेरे एक्सपेंसेस की जो वर्किंग है ये कंप्लीट है। इस रिटर्न की वर्किंग कंप्लीट है। अब इस 13,56,000 जो है इसका ब्रेकअप जो है वो यहाँ पे बनना है। ये बाद में मैं बना लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है तो मैं इस पे काम नहीं कर रहा। लेकिन आपको रिटर्न बनाने के लिए मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं इसको अब जाके इनकम टैक्स रिटर्न जो आईआरएस में हमने स्टार्ट किया उसमें फाइलिंग करता हूँ। तो ये सबसे पहले इनकम का पोर्शन है, पेंशन इनकम का। तो पेंशन इनकम जो है वो ये लिखी हुई है मैंने 6,06,948। ये यहाँ पे मैं डाल दूंगा। और इसके बाद इस इनकम को, चूंकि ये एक ही पेंशन इनकम है इनकी, तो यहाँ पे भी मैं इसको सेम फिगर डालूंगा कि ये एग्जैम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने डिक्लेयर करनी है जो बैंक के ऊपर प्रॉफिट आया हुआ है उसको। इसके लिए आप चाहेंगे जी, ये सबसे नीचे आ रहा होगा टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में, और इसमें ये ऑप्शन है फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज रेलेवेंट रिड्यूस रेट। इसको क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें आप सेक्शन 7B। जो बैंक पे प्रॉफिट होता है वो आता है अंडर सेक्शन 7B। तो जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल F करके 7B आपने लिखा तो ये 7B के ऊपर कर्सर आ गया है और इसमें जो हेडिंग है वो है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो 5 मिलियन से कम है तो यहाँ पे हम शो करेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है रिसीट वैल्यू, इसमें प्रॉफिट की वैल्यू दिखानी है कि कितना प्रॉफिट था, और दूसरे ऑप्शन में आपने दिखाना है कि आपका जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स कितना कटा है। ये है मेरी प्रॉफिट की वर्किंग। जो प्रॉफिट है वो है 3690.72, और जो टैक्स है वो ये लिखा हुआ है 553.61। ये यहाँ पे डाल दें और इसको एक बार रिकैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट चले जाएं जी आप कंप्यूटेशन के पोर्शन में, और कंप्यूटेशन में जाके आप इसको चेक कर लें कि आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स कोई नहीं है, डिमांडेड टैक्स कोई नहीं है, एडमिटेड टैक्स कोई नहीं है, एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन ये आपको तो रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये अगर कोई यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी बन रही होती तो यहाँ पे टैक्स वाले एडमिटेड टैक्स में वैल्यू आ जाती और आपका ये जो रिटर्न है वो शो कर रही होती कि आपने इतना टैक्स अभी पे करना है।
तो ये फाइनल पेज है जिसको देख के आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो इनकम है आपने जो डिक्लेयर किया है इसमें आईआरएस के ऊपर कोई टैक्स बना है या नहीं बना। तो कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं बना। तो रिटर्न जो इनकम वाला पोर्शन था ये हुआ कंप्लीट। इसके बाद हमने देखना है वेल्थ वाला पोर्शन। इसको नीचे ड्रैग करते हैं और चले जाते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में अब सबसे पहले एक्सपेंसेस डाल सकते हैं क्योंकि हमने एक्सेल में वर्किंग बनाई हुई है और उसको हमने रिकनसाइल भी किया हुआ है। तो ये जो एक्सपेंसेस का पोर्शन है आप टोटल फिगर जो है वो दिखा देंगे हम अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। अब यहाँ पे जो ब्रेकअप है ये अवेलेबल है। अगर आपके पास ये अमाउंट्स एक्चुअल हैं तो आप इसकी वर्किंग ऊपर शो कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकी एक्चुअल वर्किंग नहीं है तो आपको चाहिए कि जितना भी आपका डिफरेंस हो वो टोटल एक्सपेंसेस में शो कर दें। बेहतर ये होता है कि आप इसको एक्सपेंसेस जो ब्रेकअप हैं वो एटलीस्ट अपने पास डिटेल आपके पास हो, जैसे टेलीफोन का बिल है और ये चीज़ें इजीली मैनेजेबल हैं और इकट्ठी की जा सकती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर बिल है, गैस बिल है, ये चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से इकट्ठी की जा सकती हैं। और फॉर एग्जांपल 1 जुलाई का बिल अगर आप उठा लें तो बिल के अंदर जो उसकी हिस्ट्री होती है वो सारी एक्सपेंसेस की आ रही होती है। तो उस हिस्ट्री से आप देख के एक्सपेंसेस जो हैं वो लिख सकते हैं और अपने पास डिटेल जो है मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेकअप जो है वो वेरीफाइबल डिटेल नहीं है तो आप टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे शो कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ गया जी पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। लाइबिलिटीज़ में जो एसेट्स हैं उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही मूवमेंट है आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट में मूवमेंट थी कि बैंक का जो बैलेंस है वो चेंज हो गया। तो यहाँ से मैं देख के लिख लेता हूँ कि बैंक का जो बैलेंस है वो कितना है 55,219। तो बैंक वाले पोर्शन में मैं बैलेंस को अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट जो मूवमेंट थी वो कैश में थी। कैश जो है वो 1.2 मिलियन रह गया है। और लाइबिलिटी जो है वो कोई नहीं है, सॉरी यहाँ पे 1.2 मिलियन डालना है। एक ज़ीरो और ऐड किया और इसको कैलकुलेट कर दिया। और जो नेक्स्ट पेज है लास्ट रिकन्सिलेशन का, इसके ऊपर चले जाएं क्योंकि लाइबिलिटीज़ का पोर्शन था नीचे और लाइबिलिटीज़ इनकी कोई नहीं है। ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन है। एसेट्स हमने कंप्लीट कर दिए और लाइबिलिटी में कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ से लाइबिलिटी स्टार्ट होती है तो हमने लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं डाला। और इसके बाद रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स में चले जाएं और रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स में ये पोर्शन है जी। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो नेट एसेट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे आपके एसेट जो प्रीवियस ईयर से आपने कैरी फॉरवर्ड किए हो। तो यहाँ पे आप फिगर टोटल जो आपने लिस्ट बनाई होगी उसकी वैल्यूएशन करेंगे आप और उस वैल्यू को आप यहाँ पे डालेंगे कि आपके ये एसेट्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं। यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया आपने। उसके बाद आप करंट ईयर में आ जाते हैं। आप करंट ईयर में जो इनकम आपने डिक्लेयर की हुई है वो यहाँ पे भी शो करनी होती है। सबसे पहले जो आपकी नॉर्मल रिटर्न नॉर्मल इनकम है वो यहाँ पे शो करेंगे। नॉर्मल इनकम जो पेंशन इनकम थी वो डिक्लेयर करनी है आपने इस कॉलम में। अब पेंशन इनकम तो थी 6,10,000, 6,06,948, वो आपने इधर डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद आपकी जो फिक्स्ड और फाइनल टैक्स वाली इनकम थी जो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर या प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट के अंदर थी वो आपने डिक्लेयर करनी है यहाँ पे फाइनल फिक्स इनकम वाले टैब में। ये 7033 जो सीरियल नंबर आ रहा है इसमें शो करनी है। तो ये 3691 डिक्लेयर कर दी यहाँ पे। अब हमारा सारा डाटा जो है वो इस रिटर्न में कंप्लीट हो गया है। एक दफ़ा इसको रिकैलकुलेट करेंगे और ये रिटर्न जो है वो टैली होनी चाहिए। टैली करने के लिए ये अनरिकनसाइल्ड वाला पोर्शन है जो 703000 सीरियल नंबर है। यहाँ पे आपका अगर कोई डिफरेंस शो हो रहा होगा तो वो आपका डिफरेंस है जिसको आपने रिकनसाइल करना होता है। और अगर यहाँ पे डिफरेंस हो तो
ये रिटर्न सबमिट भी नहीं होती। तो ये अब रिटर्न जो है वो टैली हो चुकी है क्योंकि डिफरेंस 0 है। ये था जी एक पेंशन की रिटर्न जो है वो आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको इसमें कहीं पे कोई समझ ना आई हो, आप फर्दर उसकी मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं या उसकी फर्दर क्लैरिटी चाहिए आपको, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो चैनल का बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको अलर्ट मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।